उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम पढ़ेंगे जुर्म के असबाब, और जुर्म के असबाब पढ़ने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि आपको पिछले वीडियो में भी नजर आ रहे थे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है बेराहरोवी और जुर्म के नजरियात, तो उसको आप देख लें। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो जल्दी से जाके ले लें ताकि आपको वो मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि चैप्टर का नेम ही जुर्म और बेराहरोवी है। जब तक आप जुर्म और बेराहरोवी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, आपको आगे की चीजें जो है वो समझ नहीं आएगी, और जाहिर सी बात है आपको डेफिनेशन भी उसकी याद करनी होगी। तो जी वीडियो थोड़ी सी जो लास्ट वीडियो है थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, जिसकी वजह से जुर्म के असबाब हम नहीं पढ़ पाए थे। तो ये जुर्म के असबाब है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको आप लिखें, असाइनमेंट्स बनाएं ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो याद रह जाए। एक मिनट पर अगर आपके हाथ से गुजर जाए कोई चीज़, यानी कि आप उसको लिख लेते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाती है और याद भी हो जाती है। ये मेरी खुद की आजमाई हुई चीज़ है, क्योंकि मैंने भी असाइनमेंट बनाई थी। जो आप लोग ये सारे पॉइंट्स जो है ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहले याद करने का तरीका यही है कि आप लोगों को पॉइंट्स याद होने चाहिए। जब आपको पॉइंट्स याद होंगे, आप इस सूरत में उनको लिख लेंगे, उसके बाद आप एक एक पॉइंट करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए एक वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा मैसेज है, तो उसको आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा और उस पर हो सके तो अमल ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को कर दें यहीं पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जुर्म के असबाब, ठीक है। तो ये है जी हमारी बुक में, अगेन आपको हर वीडियो में शो करती हूँ ताकि अगर किसी ने नहीं ली तो ले लें। ये है जी प्रोफेसर अब्दुल हमीद तिगा और प्रोफेसर अब्दुल अजीज तिगा की। तो जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रही है, वो तमाम पॉइंट्स इसी बुक से लिए गए हैं। यहाँ पे भी 12 पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 12 पॉइंट्स हैं, वही आपको जो है यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सियासी इंतशार। तो जुर्म के असबाब दर्ज झैल हैं, आप सिर्फ इतना सा लिख के उसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे और उसके बाद एक एक हेडिंग देते जाएंगे, सब हेडिंग, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सियासी इंतशार क्या है? अच्छा, ये आप कहते हैं कि बुक में जो है वो 3 पेजेस हैं, अगर हम इसको लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप ये सारा पढ़ेंगे, अपना जहन नशीन करेंगे, इसको 3-4 मरतबा पढ़ेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी लेक्चर लेने के बाद। और उसके बाद फिर आप लोग जब लिखने बैठेंगे तो बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप स्किप करते जाएंगे, और कुछ जो उसका निचोड़ होगा वो आप लिखेंगे। तो जब आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो फिर आपका अच्छे तरीके से जो है वो माना जाता है कि अच्छा सवाल आपने हल कर लिया है, तो फिर आपका रट्टा नहीं ऐसे लगता है। तो सियासी इंतशार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमारे माशरे में सियासी इंतशार ने दहशतगर्दी के जराइम पैदा किए हैं, जिनमें सिंध खास तौर पर, उसके बाद है कराची, हैदराबाद का कत्लो गारत सरे फहरिस्त है। बाज़ पेशावर और पंजाब के बड़े शहरों में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। माशरे में सियासी बदनज़मी पैदा करने के लिए दहशतगर्दी की जा रही है। लोग शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। माशरे में इंतशार मजहबी फिरकावारियत की वजह से भी फैल रहा है। फिक जाफरिया और अहले सुन्नत की सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी में मसरूफ हैं। मसाजिद के नमाजी और मजहबी अकायद से दिलचस्पी रखने वाले अफराद इस दहशतगर्दी का शिकार हो रही हैं। सैकड़ों कीमती बेकसूर जानें ज़ाया हो रही हैं, जिससे खौफनाक जराइम में इजाफा हो रहा है। तो जब आप इस पॉइंट को लिखने लगेंगे तो आप जो है वो सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि आप फर्स्ट लाइन लिख लें, उसके बाद आप बता दें कि किन किन शहरों में जो है वो कत्लो गारत आम हो रहा है। उसके बाद आप बता दें कि मशरती इंतशार जो है फिरकावारियत से भी पैदा होता है, और फिक जाफरी और अहले सुन्नत की सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी में मसरूफ हैं। इसकी वजह से सैकड़ों कीमती बेकसूर जानें ज़ाया हो रही हैं और खौफनाक जराइम में इजाफा हो रहा है। आप सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर दें, इनफ है। शादी और खानदान, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, शादी और खानदान। शादी, ब्याह और खानदान में बाहमी अदावत की वजह से झगड़ा खड़ा हो जाता है, जिससे आपस में मार पिटाई और दीगर नौयत के जराइम वाक़या होते हैं। तलाक, मियाँ बीवी में अदम मुताबिकत, मियाँ बीवी में जुदाई, लड़की का अगवा, रिश्तों पर झगड़ा, औरत का अगवा, औरत के नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात वगैरह ऐसे वाक़यात हैं जिनसे लोगों के जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और वह इश्तिआल में आके यानी कि गुस्से में आकर मुख्तलिफ नौयत के जराइम का इर्तिकाब करते हैं, जिनमें कत्ल और मार पीट वगैरह शामिल हैं। नाकिस तरबियत, अब नाकिस तरबियत आप कह लें कि जिस तरबियत में कमी रह जाए, ठीक है। नाकिस तरबियत का पॉइंट हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों की तरबियत ना घर पर मुनासिब तरीके से होती है, ना तालीमी, मजहबी, सियासी और माशी इदारों में, जिसकी वजह से मामलात की तरबियत नामुकम्मल रहती है। उसके बाद क्या है जी, फोर्थ पॉइंट है नाख्वानदगी और जहालत। हमारे माशरे का 55% हिस्सा नाख्वानदा है। नाख्वानदा अफराद यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। नाख्वानदा अफराद माशरती हालत को नहीं समझ सकते और ना इसमें किए गए अफाल के नताइज से बाखबर होते हैं, बल्कि बहुत से अफराद जुर्म और इसके इर्तिकाब से भी आगाह नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि ख्वानदगी जुर्म का 100% इलाज है। ख्वानदा लोग भी जुर्म करते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग भी जुर्म करते हैं। बात यह है कि ख्वानदा लोगों में जुर्म का तनासब बहुत कम पाया जाता है और ना ख्वानदा लोगों में जुर्म की शरह ज्यादा पाई जाती है।
मेरे ख्याल से इन पॉइंट्स में आपको कोई भी चीज़ समझने वाली नहीं है, सारी आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। जब आप हेडिंग लिख लेंगे तो आप एक्सप्लेन भी कर लेंगे, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मजीद आप इसको भी रीड कर सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको मत लिखिए, लेकिन आप इसको रीड कर लीजिए। एक मरतबा रीड आप लाजमी किया करें हर चीज़, चाहे आप उसे लिखें या ना लिखें। इस तरह बहुत से कदीम जाहिलाना रसूमात और अकायद के पुजारी हैं। ऐसे लोगों में जज्बात की शिद्दत पाई जाती है, जज्बात और गैरत में आकर जराइम का इर्तिकाब करते हैं, जिनमें आम तौर पर कत्ल और मारपीट हैं। ठीक है, ये सारी वही बातें आ जाती हैं। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को आप लिखें, या फिर आप ये वाली चीज़ें मत लिखें। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5th पॉइंट है पार्टीबाजी और धड़ाबंदी। ये जो पॉइंट है आपका फर्स्ट पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा मुताबिकत रखता है, यानी कि मिलता जुलता है। इसमें भी वही आ जाता है कि दो ग्रोह हैं, दो पार्टियां हैं, वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है एक हमला करते हैं एक दूसरे पर, फिर दूसरी पार्टी की तरफ से जवाब आता है, फिर इसी तरह पहली पार्टी, इस तरह से चलता चलता है। तो ये एक क्राइम इन चेन बन जाता है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं जी। माशरे में पार्टीबाजी और धड़ाबंदी पाई जाती है। लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होकर धड़ाबंदी करते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा करते हैं, जिनसे हरीफों के जज्बात भड़कते हैं और पार्टी के कारकुन एक दूसरे से तसादुम करते हैं, जिसका नतीजा जुर्म निकलता है। जराइम का इर्तिकाब बाज़ औक़ात एक दूसरे से बदला लेने की सूरत में होता है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमला करती हैं और जराइम का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे जराइम को जंजीरों वाले जराइम यानी कि क्राइम इन चेन कहते हैं। अगर आप मार्कर के साथ क्राइम इन चेन लिख देंगे तो ये जो पेपर चेकर होगा उस पर बहुत अच्छा तासुर पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर इस तरह से कीजिएगा। उसके बाद क्या है जी, 6ठा पॉइंट है हमारा गुर्बत। अब गुर्बत क्या है जी, गुर्बत बजाते खुद जुर्म पैदा नहीं करती, हाँ जुर्म के इर्तिकाब में दूसरे अवामिल का साथ देती है। गरीब आदमी के जज्बात को जब ठेस लगती है या उसे कोई सताता है तो उसके जज्बात नहायत शिद्दत के साथ भड़कते हैं। वो किसी भी जुर्म के इर्तिकाब से गुरेज नहीं करता जब तक कि उसके परेशान माशी हाजात को की तस्कीन को पूरा करने के लिए गरीब अफराद में जुर्म का रुझान पाया जाता है। यानी कि जब तक उसकी बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होंगी तो वो इसी तरह ही करेगा, और जब उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी और वो इत्मीनान महसूस करेगा तो वो जुर्म भी नहीं करेगा। इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ हमारे माशरे में इज़्ज़त, गैरत और औरत, वो 3 अहम सकाफ़ती इक़दार हैं जो ज़न, ज़र और ज़मीन के मशहूर मक़ौला यानी कि क्योर्ट में भी पाई जाती है। औरत की नामूस को पामाल कभी नहीं होने दिया जाता। नामूस को आप इज़्ज़त भी कह सकते हो। ठीक है, इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की बाजी लगा दी जाती है। इस तरह इज़्ज़त और गैरत को अगर कोई ललकारे या कोई खतरा लाहिक हो तो हर सूरत में उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़र्द अपने माल जान की बाजी लगा देता है। इन सब इक़दार के हसूल के लिए वो जो कुछ कर गुजरता है वो अक्सर जुर्म होता है। उसके बाद है जी 8th पॉइंट, फिल्म और फहश लिटरेचर। बहुत सी अरियां फिल्में अपने तमाशाइयों में सकाफती इक़दार के खिलाफ बगावत पैदा करती हैं। कई फिल्में ऐसी हैं जिनके गाने नौजवानों में आज़ादी और बेराहरुवी को हवा देते हैं, जिससे इश्क और मोहब्बत के नाजुक मराहिल में वो दाखिल हो जाते हैं, जबकि उन्हें उनकी नज़ाकत की तरबियत भी नहीं होती। इस तरह रिसालों में तस्वीर और नावलों की फहश दास्तानें नौजवान लड़कों और लड़कियों के जिनसी जज्बात को भड़का देते हैं, जिससे इनमें जवानी के जज्बात नहायत तेजी के साथ उभरते हैं, जिससे वो बहुत जल्द नई नई हरकत करने लगते हैं, जिसमें तफलाना जराइम भी शामिल हैं। अगर इनको ना रोका जाए तो बड़े होकर बड़े जराइम का इर्तिकाब भी करते हैं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 9, सनतकारी। सनत और हरफत की तालीम, तरक्की की तरवीज और शहरबंदी यानी कि अर्बनाइजेशन, यानी कि इसको आप शहरकारी भी कह सकते हैं, की वजह से माशरती ज़ब्त की पुरानी हदें टूट चुकी हैं। अच्छा, शहरबंदी हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आप उसको जब आप करेंगे तो फिर आपको ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में सनत व हरफत और तालीम नहायत तेजी के साथ फैल रही है, जिनके नतीजे में शहरबंदी में इजाफा हो रहा है। शहरों की आबादी में 4.6% सालाना इजाफा हो रहा है और छोटे कस्बे बड़े शहरों में बढ़ रहे हैं या छोटे कस्बे ख़त्म होते जा रहे हैं और शहरों में मुंतकिल होते जा रहे हैं। इसका नतीजा ये निकला कि इब्तदाई ग्रोह में क्या है, ये आप 3rd ईयर में पढ़ते हैं। ठीक है, इब्तदाई ग्रोह होता है पड़ोस, रिश्तेदार, बुजुर्गी और मजहबी अकायद का एहतराम। ठीक है, ये सब क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। किसकी वजह से? जब शहरों में बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती है। उनकी बजाय सानवी ग्रोह इनफरादियत और अजनबियत ने ले लिया, यानी कि इनकी जगह, यानी कि इब्तदाई ग्रोह की जगह सानवी ग्रोह ने ले लिया, जिसमें इनफरादियत होती है, अजनबियत होती है। ठीक है, समाजी ज़ब्त की कुव्वतें कमज़ोर होने लगी हैं, जिससे इत्तफाली जराइम और जराइम में इजाफा हो रहा है। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 10, मजहबी ज़ब्त का फ़क़दान। मजहबी इदारों की सकाफ़ती कुव्वतें जिनसे माशरती ज़ब्त कायम था अब कमज़ोर पड़ गई हैं।
क्योंकि अफराद ने इस्लामी रवायात की अहमियत को खो दिया है। अल्लाह का खौफ, दोज़ख का डर और अज़ाबे कब्र ऐसे तसव्वुरात हैं जिनके खौफ से लोगों ने जुर्म से इज्तनाब इख्तियार किया था, लेकिन जब से लोगों में मजहबी अकायद और उन पर से ईमान कमजोर पड़ गया है, जराइम में तेजी से इजाफा होने लगा है। जो लोग मजहबी अकायद पर पूरा अमल करते हैं वो जुर्म का इर्तिकाब हरगिज नहीं करते। यही वजह है कि मजहबी रवायात कानूनी जिंदगी गुजारने में नहायत मुआवन है। उसके बाद आ जाते हैं जी बेरोजगारी की तरफ। तो ये है जी पॉइंट नंबर 11, सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा बेरोजगारी। नौजवान तबके की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे मुल्क में बेरोजगार है, जिनके पास काम करने के लिए मुनासिब वसाइल दस्तयाब नहीं है। देर पा बेरोजगारी फर्द में जहनी दबाव, उलझन, परेशानी और निज़ाम से बगावत पर उकसाती है, जिससे ये अफराद अपनी ज़रूरियात की तस्कीन और माशी हाजात के लिए जराइम करने पर मजबूर हो जाते हैं। ओके जी, लास्ट पॉइंट है हमारा 12वां पॉइंट है नकल मकानी देहातों से। अच्छा, ये जो नकल मकानी पॉइंट है ये ज़्यादातर जो है सनतकारी से या अर्बनाइजेशन वाले पॉइंट से रिलेट करता है, इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी इस पॉइंट की तरफ। देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी का रुझान अफराद में बढ़ रहा है। अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल हो रही है, जिसके नतीजे में शहर गुंजान आबाद हो रहे हैं, जिससे लोगों के दरमियान सतही ताल्लुकात पैदा होते हैं। नतीजतन शहरों में अनजानियत बढ़ती है, जो कि जुर्म की वजह बनती है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे दे सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर की कंट्री से आके आपके मोहल्ले में रहना स्टार्ट करता है, आपकी गली में रहना स्टार्ट करता है, या फिर कोई दूसरे गांव का आदमी जो है वो आके रहता है अपने फैमिली के साथ, या अकेला, या 2-3 लोग आकर रहते हैं वहाँ पे, तो आप लोग उनके बारे में नहीं जानते, जबकि बाकी जितने भी हमसाये हैं आपके उनको आप जानते हैं। तो आप उनके घर जाएंगे, ना कि न्यू आने वाले लोगों के घर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? अजनबियत है, आप लोग उनको जानते नहीं हो। ऐसे लोगों पे जो है वो आप लोग जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हो, एकदम से आना जाना नहीं होता है, तो ये अजनबियत है। और आजकल तो मोहल्ले वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है, लोग एक दूसरों के घरों में आते जाते नहीं है, किसी को किसी का हाल नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि किसी साथ वाले घर में जो है वो हांडी बन रही है या नहीं बन रही। तो आजकल जो है वो बिल्कुल ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से अजनबियत बढ़ती है। ठीक है, लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि आपके मोहल्ले में आके रहना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि वो लोग सही हो, पेशा वराना हो, या फिर हो सकता है आप लोग यही ख्याल करते हैं कि शायद वो लोग जो है वो पेशा वराना मुजरिम हो वो लोग, तो आप लोग ऐसे लोगों से डरते हैं। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अजनबियत पैदा होती है और लोगों में एक खौफ सा पैदा होता है। लोग एक दूसरे के घर आना जाना छोड़ चुके हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी है। तो ये तमाम जो है आप पॉइंट्स देख लीजिए। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जुर्म के असबाब। ठीक है, उसके पिछले वाले स्क्रीनशॉट्स भी आप लोग ले लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि मैं इस बुक के स्क्रीनशॉट किसी ने मुझसे मांगे थे कि आप पीडीएफ में सेंड कर दें, और कल जो है उस बच्चे का पेपर था तो वो कह रहा था कि पीडीएफ में मुझे आप सेंड कर दें। अब मैं किसी पे कैसे ट्रस्ट करूं, ये वही अजनबियत वाली बात हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो बुक के ऑनर्स हैं अगर वो मुझे कॉपीराइट भेज दें तो मेरा तो चैनल ख़त्म हो जाएगा, या अगर मैं वेबसाइट पे शेयर कर दूं या मैं कहीं पे, तो इस वजह से मैं बुक सामने रख के आपको पढ़ा तो देती हूँ, समझा देती हूँ, लेकिन मैं इसकी पिक्चर्स वगैरह शेयर नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, मैं इसको जब तक उनकी परमिशन लेके शेयर नहीं करती तो नहीं हो सकती ये शेयर। और अगर किसी को पीडीएफ में मिल रही है इंटरनेट से, गूगल से, कहीं से भी, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। आप लोग मत खरीदिए बुक, अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं आप इंटरनेट की मदद से पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि लेक्चर काफ़ी मेहनत से बनता है, आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, इससे मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते। ठीक है, अब तो मैंने आपको सब्सक्राइबर्स भी शो कर दिए हैं, तो आप लोग इस बात से बिल्कुल भी मत घबराएं कि पता नहीं हम लोग आपकी वीडियो देखते हैं तो कितने पैसे इनको मिलते हैं। 1 रुपया नहीं मिलता जब तक आपके 4000 वॉच टाइम नहीं हो जाता और 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाता। ठीक है, और उसके बाद भी अर्निंग बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो कुछ ये भी वजूहात थी कि इतनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रही थी चैनल पे और व्यूज़ जो हैं वो बहुत कम थे, तो जिसकी वजह से फिर मैं डिमोटिवेट हो गई कि नहीं, मुझे अब नहीं बनानी चाहिए। लेकिन फिर मेरे पास जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लीज़ बना दें वीडियोस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियोस बना दूं, किसी का तो भला होगा, मेरा हो ना हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, हमने तो बटन प्रेस करना है। तो मुझे जो है फिर खुशी होती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद आपके लिए लेक्चर्स बनाऊँ। तो जी आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।